हालांकि तो मुंह पर 12 बज जाते हैं जब रोशीना उसे मजाक में कहती है कि ये लड़का कम और लड़की ज्यादा लग रही है। और फिर ये बात सच में हमारी आस्थाना को कोई हजम नहीं हो रही होती, मगर सब उनको बच्चे समझ के हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बच्चों का तो ये सब चलता ही रहता है। और यहाँ का माहौल थोड़ा सा बदल जाता है, मगर हमारी रोशीना को कहीं ना कोई डाउट हो रहा होता है और वो कम्युलियस को बड़े ही गौर से देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि योर हाइनेस किरण और हमारे क्लाउड उसका हाथ छोटे से क्लाउड्स का पकड़ के उसे वहां से ले जाते हैं। और फिर इधर हमारी दूसरी मैडम तो मुंह बना रही होती है, जो कि क्लाउड की होने वाली बीवी है। उसे गुस्सा इसलिए आ रहा होता है कि क्लाउड ने इसका हाथ क्यों पकड़ा है। उसे तो ये फीलिंग आ रही होती है कि मुझे सच में इससे जेलस फील हो रही है। अगर ये लड़की होती तो न जाने में क्या करती, शुक्र है कि ये लड़का है। और फिर उसे देखने लगते हैं सब। और इधर हम देखते हैं कि हमारे क्लाउड अपनी बंदूक के साथ बिल्कुल तैयार है हमारे कम्युलियस को निशाना सिखाने के लिए, मगर हमारे कम्युलियस की हालत तो कुछ बिगड़ी हुई होती है। वो कहता है नहीं मुझे ये सब नहीं सीखना, तो केरन उसे खींच के लाता है। नहीं नहीं ऐसे कैसे नहीं सीखोगे तुम, ये तुम्हारा काम है, अभी तुम्हें नहीं सीखोगे तो फिर कब सीखोगे, तुम्हें नहीं पता क्लाउड बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बड़े अच्छे से सिखाएगा। और बेचारा डरता हुआ हमारी कम्युलियस आगे आ जाता है और हमारे क्लाउड तो बिजी होते हैं अपनी बंदूक को सेट करने में। और हमारे बेचारे कविलोस की तो बुरी हालत हुई पड़ी होती है, उसकी आंखों में एकदम से पानी आया होता है कि मैं इसे कैसे चलाऊंगा, मतलब कि यह कैसे हो सकता है, मैं इसे कैसे पकड़ूंगा। और वो भागने की कोशिश करता है, मगर केरन उसे भागने नहीं देता और कहता है कि क्लाउड अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे भाई को अच्छे से ट्रेन करना। और हमारे क्लाउड तो देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और फिर जब वो पास आता है तो क्लाउड उसे कहते हैं कि एक बात पूछूं तुमसे, तो हमारे हीरोइन कहती है कि हाँ पूछिए। तो फिर वो कहते हैं कि तुमने आखिर बर्फ को टेस्ट क्यों किया था। ये बात कुछ अजीब लग रही थी। तो फिर हमारा कैवेलियो सोचने लगता है और कहता है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि वो टेस्ट करके कैसी लगती है। और ये बात सुन के क्लाउड कहता है कि अच्छा, मगर ये सारे काम तो जो गरीब लोग होते हैं वो करते हैं, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को लेके क्यूरियस होते हैं। और तभी हमारी कमीलियस आंखें फाड़ कर उसे देखने लगती है और कहती है कि कहीं से शक तो नहीं हो गया। और फिर कहते हैं कि नहीं मुझे भी बस ऐसे ही क्यूरियोसिटी हो रही थी, मैं बस देखना चाहता था और कोई बात नहीं थी। और तभी हमारे फिर क्लाउड कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम ये कहते हो तो मान लेता हूँ। और फिर हंसने लगता है और उसकी हंसी को देखकर हमारी छोटी सी कैमिलिया देखने लगती है कि इसे अब क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कह दिया। और फिर उसे कहता है कि चलो अब बंदूक चलाते हैं। और हमारी कैमिलिया के तो हाथ कांप रहे होते हैं कि ये कैसे चलेगी, मगर हमारा क्लाउड बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही प्यार से इसे सिखाने के लिए पहले ही सोच चुका होता है। और फिर वो उसे कहता है इसे ऐसे पकड़ो और इसको इस तरीके से उठाओ। और इधर हमारी हीरोइन के तो छोटी सी के गाल लाल हो जाते हैं और उसकी थोड़ी सी धड़कनें बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि उसके छोटे छोटे से हाथ होते हैं और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि बंदूक कैसे चलानी है। मगर हमारा क्लाउड तो पूरा डेडिकेशन के साथ लगा हुआ होता है और एकदम से हमारी कैमिलिया से बंदूक अलग तरीके से चल जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड के हाथ पर बहुत जोर से चोट लगती है। इससे पहले कि कैमिलिया को कुछ समझ में आता, वो बेचारी तो एकदम से आंखें बंद करके बाद में जब आंखें खोलती है तो देखती है कि बंदूक तो चली, मगर क्या हुआ, यहाँ पे सब लोग एकदम से सुन्न क्यों हो गए। तो पता चलता है कि हमारे क्लाउड के हाथ पर बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई हो, उसके हाथ पूरे के पूरे जल चुके थे, लाल हो चुके थे। और केरन और बाकी सब प्रोफेसर भी वहाँ पर खड़े होते हैं और वो डर जाते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ और अभी क्या होने वाला है। एक खुशनुमा सा माहौल एक अलग ही तरीके से बदल जाता है और क्लाउड बेचारा हाथ पकड़ के खड़ा होता है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता हमारे कैमिलिया से।
मगर हमारी कैमिलिया को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है ये सोचकर के उसकी वजह से क्लाउड को चोट आई है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। और हमारे क्लाउड कहते हैं कि चोट तो मुझे आई है, तुम क्यों रो रहे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे, और फिर हंसने लगता है जानबूझकर। और हमारी कैमिलिया तो बेचारी अपना सर झुका लेती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। और फिर एकदम से ज़मीन पर बैठकर वहाँ पे बर्फ़ के गोले को बनाने लगती है और सब देखने लगते हैं कि ये आखिर कर क्या रहा है छोटा सा बच्चा। और हमारी हीरोइन अपने छोटे छोटे हाथों से उस बर्फ को हमारे क्लाउड के हाथ पर रख देती है ताकि उसके हाथ पर थोड़ी सी उसे ठंडक महसूस हो। और ये करता देख हमारे क्लाउड उसे घूर कर देखने लगते हैं कि ये क्या कर रहा है। और हमारी हीरोइन बेचारी चुपचाप अपने काम के प्रोसेस में लगी हुई होती है और वो यही सोच कर रो रही होती है कि अगर अस्थाना मैडम को पता चला तो ना जाने इस बार मुझे कौन सी पनिशमेंट मिलने वाली है। इस बार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। और बेचारी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और फिर इधर हमारे क्लाउड तो उसके नाजुक नाजुक हाथों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। और इधर फिर हम कुछ ही देर के बाद देखते हैं कि हमारी दूसरी मैडम भी आ गई हैं जो कि कैमिलियस को धक्का देकर आगे आ जाती है और अपने हैंकी को हमारे क्लाउड के हाथ में रख के कहती है कि हे भगवान, आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हैं, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ड्यूक, आप सब ठीक तो है ना, यहाँ का माहौल कैसा है। और इधर बेचारी रोशिना भी परेशान हो रही होती है। हमारे क्लाउड उसके उस हैंकी को पकड़ लेते हैं मगर हमारी इधर ये मैडम को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो अपना सारा गुस्सा उतार देती है कैमिलियस पर और उसे कहती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है क्या, कोई काम कैसे करते हैं, अगर कोई तुम्हारी मदद कर रहा है तो क्या तुम उसका बदला उसे ऐसे दोगे, तुम्हें अगर कुछ नहीं आता है तो तुम्हें ढंग से सीख लेना चाहिए ना, बिना वजह लोगों को परेशान करते हुए क्यों इस तरीके से बाहर घूम रहे हो। और उसकी ये सारी बातें सुन के हमारी कैमिलियस तो घबराने लगती है और तभी केरन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या अब तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना होगा, और तुम मेरे भाई को धमकी दे रही हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और फिर हमारी छोटी सी गुड़िया उधर मुंह बना के कहती है कि हाँ ठीक है योर हाइनेस, मुझसे गलती हो गई है, मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी। और फिर इधर हमारे केरन हमारी कैमिलियस को थोड़ा सा हौसला देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसी गलती कई बार हो जाती है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, तुम क्लाउड से माफ़ी मांग लो। और फिर बेचारा हमारा कैमिलियस सर झुकाता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दीजिए क्लाउड, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। और तभी हमारे क्लाउड कहते हैं तुमने जो अभी किया वो दोबारा करो। तो हमारा कैमिलियस सोचने लगता है कि मैंने अभी क्या किया जो दोबारा करूं, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर तभी हमारे क्लाउड उनके हाथ में जो हैंकी पकड़ा हुआ था उसे फेंक कर कहते हैं कि बर्फ तुमने मेरे हाथ पर लगाई थी ना, इसे दोबारा यहाँ पर लगाओ, वो मुझे अच्छा महसूस करा रही थी। और हमारे क्लाउड की ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारी कैमिलियस को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और उसे समझ में नहीं आता उसे खुश होना चाहिए या उदास, वो बेचारी कुछ नहीं कह पाती और सिर्फ क्लाउड को देखने लगती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस चीज़ का डर था वही होता है। अस्थाना उसे इतना मारती है, उसे कैद खाने में बंद कर देती है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि कहती है कि अब तुम ये करोगे, अब तुम अपने भाई के दोस्तों के सामने भी नाक कटवाओगे क्या, और तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे, उन लोगों से याराना बढ़ा रहे थे क्या, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम उनसे दोस्ती बढ़ा लोगे तो क्या तुम्हारी यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाएगी, तुम घटिया इंसान हो, पता है तुम्हें, झुग्गी चौपड़ी में रहने वाले यहाँ महलों में आके कहीं महलों में बसने का ख्वाब तो नहीं देख रहे, तुम्हें ये सब बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी अकल ठिकाने मैं अच्छे से लाऊंगी, फिक्र मत करो, तुम्हारा बंदोबस्त तो मैंने करके रखा है और आइंदा कभी भी मेरे बेटे के दोस्तों के करीब आने की कोशिश मत करना, समझे तुम। और बेचारी हमारी कैमिलियस तो वहीं पे चुप
चुपचाप बैठी होती है खामोश। उसे समझ में नहीं आ रहा होता उसे किस बात की सज़ा मिल रही है और क्यों मिल रही है। वो तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहती थी। वो सिर्फ सर झुका के एक ही बात कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, जितना हो सकता है मैं ध्यान रखूँगी। और फिर हमारी अस्थाना कहती है फिक्र मत करो, उसका मौका ही नहीं आएगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे क्लाउड अब अपने हाथ को देख रहे होते हैं जिस पे अब पट्टी बंधी हुई होती है, और जब वो वहां से गुजरने लगते हैं तो उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। और वो रोने की आवाज किसी और की नहीं, हमारी बेचारी कामिलिया की ही होती है, जो कि एक कोने में बैठकर बेचारी रो रही होती है और कोस रही होती है अपनी ज़िंदगी को, और अपनी माँ को याद कर रही होती है कि माँ आप कहाँ हो, मैं यहाँ पे बहुत दर्द में हूँ, क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगी, क्या कोई नहीं आएगा मेरी मदद के लिए। मगर तभी उसी वक्त हमारे क्लाउड वहाँ पे फरिश्ता बनके उसके पास आ जाते हैं, और हमारे क्लाउड को अपने पास आता हुआ देख हमारी हीरोइन एकदम से अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है और हैरान हो जाती है कि क्लाउड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर हमारे क्लाउड उसे घूरने लगते हैं। उसकी आंखों के आंसू साफ साफ बता रहे थे कि उसकी माँ ने उसे कितना पीटा है, और क्लाउड को ये सारा कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर क्लाउड उसके पास आकर बड़े ही प्यार से बैठ जाता है और पास पड़ी बर्फ को उठाने लगता है, और हमारी कैमिलिया तो उसे देखने लगती है कि ये क्या कर रहा है। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे तो कहीं पे चोट नहीं लगी है, फिर ये बर्फ़ क्यों इकट्ठी कर रहा है। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारे क्लाउड उस बर्फ़ को अपने हाथ में लेकर हमारी गुड़िया के गाल पे लगा देते हैं, और हमारी हीरोइन तो एकदम से सुन्न हो जाती है वहीं पे। और कहीं ना कहीं उसके गरम गरम आंसू जब उस ठंडी ठंडी बर्फ़ से टकराते हैं तो उसे अच्छा लग रहा होता है। इधर हमारे क्लाउड को तो कुछ और ही अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, और फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो ये ऐसा महसूस होता है। और हमारी कैमिलिया को तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा महसूस होता है, मतलब ये ऐसा क्यों कर रहा था, और इसने अभी ये क्या कहा, ये क्यों कहा। इससे पहले कि वो कुछ सुन समझ पाती और कह पाती, हमारे क्लाउड तो वहाँ से उठ के निकल देते हैं और कुछ नहीं कहते। और हमारी गुड़िया के यहाँ पर गाल लाल होने शुरू हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये इसने अभी क्या किया मेरे साथ, और मैंने इससे कुछ पूछा क्यों नहीं। हे भगवान, इस बंदे को क्या हो गया है, मुझे इससे दूर रहना होगा, मैं इसके कभी पास नहीं। अस्थाना की ऐसी हरकतें हमारे कमीलियस के पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और वो अस्थाना पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एक जिम्मेवारी मिली है उसे पढ़ाने लिखाने की और सुधारने की, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो। कोई इतना जुल्म कैसे ढा सकता है। अगर एक लड़की को तुम मजबूर कर रही हो लड़का बनने के लिए तो तुम्हें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। और ये बात सुन के अस्थाना कहती है तो मैं क्या ये जिम्मेदारी निभा नहीं रही हूँ, और आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा मेरा काम है और मैं इसे खुबाखूबी निभाऊंगी। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस घराने की फिक्र मुझे भी है। बेल घराने का नाम मैं खराब नहीं होने दूंगी इस मामूली सी लड़की की वजह से। और तभी हमारे महाराज गुस्से में कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि इतनी छोटी सी बात से हमारे घराने का नाम खराब हो जाएगा। हाँ, तुमने हमारे घराने को इतना छोटा समझ रखा है क्या आस्थाना। और ये बात बोलकर वो वहां से गुस्से से निकल जाते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि क्या तुमने लॉरा के बारे में पता किया है या नहीं। लॉरा हमारी कैमिलियस की माँ होती है, असली माँ। और असिस्टेंट कहता है कि नहीं, उनके बारे में पता नहीं चला, मगर यहाँ पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। गौर के महाराज के आसार कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। अगर जरूरत पड़ी तो आपको और ड्यूक को तैनात होना पड़ेगा सरहद के लिए। तभी कैमिलियस के पापा सोचने लगते हैं कि सच में उनके तौर तरीके तो और चेंज हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे भी यही आसार लग रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें वहां पर जाना ही होगा। इससे पहले कि ये कन्वर्सेशन आगे बढ़ पाती तभी एक मेड आकर कहती है कि किरण को कुछ हो गया है, जल्दी आइए। और महाराज वहीं पर इस कन्वर्सेशन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किरण लेटा हुआ होता है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता। उसकी ऐसी हालत देखकर हमारा मिस्टर बेल आकर कहते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पर ये सब
सब क्या चल रहा है, अस्थाना क्या हुआ है, डॉक्टर क्या मुझे पता चलेगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी डॉक्टर बताते हैं कि किरण पर हर दवाई ने काम करना बंद कर दिया है, हमने सारे उपचार करके देख लिए मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं। और ये बात सुनकर हमारे मिस्टर बेल की तो आंखें भर आती हैं और वो कहते हैं कि क्या मेरे बेटे को कोई बचा नहीं सकता, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे ये ठीक हो सके, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो वैद्य ऐसा होगा जो इसे ठीक कर सके। और तभी उन्हें एक आवाज आने लगती है और वो आवाज किसी और की होती है जो कि कहते हैं कि एक शख्स है जो इन्हें ठीक कर सकता है मगर वो गौर में है, अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। और दोनों पलटकर देखने लगते हैं कि ये कौन है, तो ये कोई और नहीं हमारे क्लाउड होते हैं। और तभी क्लाउड आकर आगे कहते हैं कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये सारा चीज देख ली और मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किरण मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं ऐसे दोस्त को और ऐसे टैलेंट को खोना नहीं चाहता। और हमारी अस्थाना तभी कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ तुम हमारी कैसे मदद कर सकते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और तभी क्लाउड आके आकर कहते हैं कि ठीक है, मेरे पापा ने गौर के महाराज के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, वो शायद इस एहसान के बदले में ये इतना छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। सुनने में आया है कि गौर में एक ऐसा शख्स है जो कि हर बीमारी का इलाज कर सकता है और इस लाइलाज बीमारी का भी इलाज उनके पास जरूर होगा, आप कहें तो मैं बात करके देखता हूँ। और तभी अस्थाना खड़ी होकर चिल्लाती है और कहती है कि इसके बदले में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ ड्यूक, मुझे प्लीज मेरा बेटे की जिंदगी वापस लौटा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। और तभी हमारे क्लाउड कहते हैं कि ठीक है तो फिर तैयार रहिएगा क्योंकि शायद आपको इसकी एक भारी कीमत चुकानी होगी। और तभी अस्थाना कहती है मुझे मंजूर है। और ये कहकर जब क्लाउड बाहर आता है तो उसे कैमिलियस को इस तरीके से अकेला खड़ा देखकर अच्छा नहीं लगता और उसे फीलिंग आती है कि सच में इसकी क्या हालत है कि ये अपनी बेचारे भाई से भी किसी की मर्जी के बिना नहीं मिल सकता। और वहां से कहीं ना कहीं गुस्से से वो आगे गुजरने लगते हैं। और तभी हमारी कैमिलिया तो वहां पे सर झुकाकर उसे हाय कहती है। और तभी जाते जाते हमारे हीरो उसे कहते हैं कि अच्छा सुनो लड़के। और तभी हमारी कैमिलिया कहती है जी हाँ आपने मुझे बुलाया। और तभी फिर ड्यूक कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी होगी। ये सवाल कुछ अटपटा सा था और हमारी हीरोइन को समझ में नहीं आता कि ड्यूक ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। और फिर वो बेचारी छोटा सा चेहरा बना के कहती है कि जी मैं 12 साल की हूँ, 12 साल का, क्योंकि वो इस वक्त लड़के का रोल कर रहा है। और फिर वो कहता है कि मैं 12 साल का हूँ। और ये बात सुन के हमारे ड्यूक कहते हैं कि सच में ये तो बहुत छोटा है। और फिर कहते हैं कि तुम पढ़ाई कहाँ पे कर रहे हो, कुछ पढ़ते भी हो कि नहीं। और तभी हमारा कैमिलियस कहता है कि हाँ मुझे घर में ही पढ़ाया जाता है, टीचर यहीं पे आते हैं। और ये बात सुन के हमारे क्लाउड गुस्से से भर जाते हैं मगर वो चेहरा पलट कर कहते हैं कि फिक्र मत करो, लगता है हम सेकंड ईयर में मिलेंगे, उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द से जल्द एकेडमी में पहुंच जाओगे। ये बात बोलकर हमारे ड्यूक वहां से जाने लगते हैं। और हमारी कैमिलिया को तो समझ में ही नहीं आता कि ड्यूक एकेडमी के बारे में क्यों बोल रहा है, मतलब कि उसकी सर के ऊपर से ये होता है कि ये क्या है। और इस तरीके से 4 साल के बाद पहुंचते हैं हम नदी के किनारे। यहाँ पर एक मेड चिल्ला रही होती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, अगर आपको किसी ने ये सब करते हुए देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और इधर हमारी कैमिलिया जो कि अब 16 साल की हो चुकी है पानी से बाहर निकलती है और कहती है कि हाय ऐसे अच्छे मौसम में पानी में ना नहाना तो सच में पानी की बेअदबी है, आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए। और तभी मेड कहती है कि ये सब छोड़िए और बाहर आइए और आपको ना अपने बाल ट्रिम करवा लेने चाहिए, 4 साल हो चुके हैं, अस्थाना मैडम आने वाली हैं, अगर उन्होंने आपके ऐसे लंबे बाल देखे तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ आसपास की जो मेड्स होती हैं उनके तो लाल गाल हो रहे होते हैं। और तभी हमारी हीरोइन पूछती है कि इनको क्या हुआ है, ये ऐसे मुझे क्यों घूर रही हैं। और फिर वो बेचारी मेड हंस के कहती है लगता है वो आपकी खूबसूरती से प्रभावित हो रही है, देखिए ना आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, तभी तो लड़कियों के चेहरे लाल हो गए अब आपको देख के। ये सारी बातें हमारी कैमिलियस को कोई खुशी नहीं देती, उल्टा उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि 4 साल हो चुके हैं मैंने अपने भाई को नहीं देखा, न जाने वो अब कैसा होगा, उसकी तबीयत अब कैसी होगी, हाँ मैंने ये वक्त कैसे निकाला है उसे तो पता भी नहीं है।
यहाँ पर ये सब, ये सत्ता, ये राज्य, यहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें हैं जो कि मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ पर वक्त गुजर रहा है और मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कब मैं अपनी माँ से मिलूँगा? मुझे बस यहाँ से अपना फ़र्ज़ पूरा करके निकलना है और कुछ भी नहीं। और हाँ, उनके दोस्त भी तो उसके बाद नहीं मिले, ना योर हाइनेस और ना ही क्लाउड। हाँ, सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे और मैं यहाँ पर हूँ। और तभी एक आवाज़ आती है और कहते हैं कि आपको अंदर बुलाया गया है, कोई एकेडमी से आपसे मिलने आया है। ये बात सुन के हमारी कैमिलिया सोचने लगती है कि इस वक्त एकेडमी से कौन आया है। और तभी हमारे असिस्टेंट आकर कहते हैं कि आपको अंदर जाकर ही देखना होगा, आपको महारानी ने बुलाया है। और ये बात सुन के हमारी कैमिलियस अंदर आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एकेडमी के प्रोफेसर आए हुए होते हैं जो कि कहते हैं कि आपको इस बारे में सोचना होगा, बहुत वक्त हो चुका है, हम कितनी बार आपको बोल चुके हैं कि आपको कैमिलियस को वहाँ पर भेजना चाहिए, मगर आप इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है आप अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते। आपका बेटा बड़ा वैसे ही यहाँ पर नहीं है, वो गौर में है, और दूसरे बेटे को आप इस तरीके से कैसे अनगैली कर सकते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए। और तभी मिस्टर बेल कहते हैं कि उसे पढ़ाने लिखाने का, एजुकेशन का सारा जिम्मा मेरी बीवी के कंधे पर है। अगर मैं बीच में कुछ बोलूंगा तो मुझे नहीं लगता ये सही होगा। अस्थाना वापस आने वाली है, जो वो डिसीजन लेगी उसे ही माना जाएगा। प्रोफेसर कहते हैं और आप हेयर फैमिली को क्या कहेंगे? और ये नाम सुनते ही हमारी हीरोइन आकर कहती है कि क्लाउड ड्यूक, उनके घराने को आप क्या कहना चाहते हैं? और तभी प्रोफेसर कहते हैं क्योंकि उनका घराना ही तो चाहता है कि आप वहां पर जल्द से जल्द आएं। सच में ये तो बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, तो ये है कैमिलियस। और फिर कहते हैं कि महाराज आपको सच में सोचना चाहिए क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है और इहर घराने का दबदबा बढ़ता जा रहा है। वो जल्द से जल्द कैमिलियस को वहां पर एकेडमी में देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए। और तभी हमारी कैमिलियस तो ड्यूक का नाम सुनते ही सोचने लगती है उस पल को जब वो कहता है कि अच्छा, तो ऐसा महसूस होता है। और ये याद उसकी आंखों में आज भी ताजा थी और फिर वो अपना सर घुमाने लगती है और कहती है कि हे भगवान, मुझे दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। मैं उस ड्यूक के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना है। और फिर चुपचाप बैठ जाती है। और तभी इधर हमारे मिस्टर बेल कहते हैं तो आप अब हमें समझाएंगे कि उस घराने से हमें कैसे निपटना है और मैं अपने बेटे को पढ़ाऊं कि नहीं। और तभी प्रोफेसर कहते हैं कि आप सोच लीजिए अब आप क्या चाहते हैं। और ये सब कुछ देखकर हमारी हीरोइन को तो समझ में नहीं आ रहा होता यहाँ पे हो क्या रहा है और मैं क्या करूं, मगर उसे एक चीज समझ में आ रही होती है कि उन्हें कैपिटल में जाना है। और ये सुन के वो एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कैपिटल में जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? मैं सच में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं आपके नाम को रोशन करूंगी, मैं कुछ भी खराबी नहीं करूंगा, प्लीज आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और ये बात सुन के कहीं ना कहीं हमारे मिस्टर बेल पिघल जाते हैं और उसके हाथ पर हाथ रख के कहते हैं कि अच्छा, क्या सच में तुमने ये डिसीजन ले लिया है? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें वहां पर भेज दूंगा। और ये बात सुन के हमारी कैमिलिया तो एकदम से खिल जाती है कि सच में मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और इधर प्रोफेसर भी इन्हें खुश देखकर कहते हैं कि सच में बच्चों का कहा माँ बाप कभी भी नहीं टाल सकते, भले ही वो मिस्टर बेल जैसे बड़े क्यों ना हो। और कहते हैं कि ठीक है, अब उम्मीद है कि हम कैमिलियस को बहुत जल्द एकेडमी में मिलेंगे। और तभी वहां पर एक शख्स हमारी कैमिलियस को बहुत ही अजीब निगाह से पीछे पलट कर देखता है। कैमिलियस बहुत ज्यादा खुश होती है ये सोचकर कि वो अब कैपिटल में जाएगी क्योंकि वहां पर उसकी माँ है और वो पूरी कोशिश में होती है कि इस बार वो अपनी माँ से जरूर मिलेगी। न जाने वो कैसी होगी, क्या उन्हें उसकी याद आ रही होगी? वो तो उन्हें बहुत याद करती है। जब वो दोनों साथ थे तो वो कितनी खुश थी, हर एक पल खुशी से मुस्कुराता हुआ बीतता था। मगर यहाँ पर तो जिंदगी ही बदल चुकी है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो यही सोचती है कि बस कैपिटल में उसके जाने का मकसद सिर्फ एक ही है, अपनी माँ को ढूंढना। और कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ का पता वहां पर जाकर लगा कर ही रहेगी। और इधर वो अपने इरादे पक्के कर रही होती है।
तभी वहां पर कोई दस्तक देता है और ये कोई और नहीं वही शख्स होता है जो कि प्रोफेसर के साथ था और जो उसे पलटकर बार बार देखता है और फिर वो आकर कहता है कि कैसे हो, तुम्हें यहाँ पर देखकर अच्छा लगा। और हमारा कैमिलियस उसे देखकर हैरान होता है कि ये तो प्रोफेसर के साथ है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मगर फिर भी वो सर झुका के उन्हें हाय कहता है और फिर कहता है कि सर आप यहाँ पर कैसे। तो वो कहता है शख्स के मौसम देखो ना कितना बदल चुका है और तुम भी अब कितने बड़े हो चुके हो कैमिलियस। और हमारी कैमिलिया को समझ में नहीं आता कि वो उसे सर से लेकर पांव तक ऐसे क्यों घूर रहे हैं। और फिर वो अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि ऐसे मौसम में तितलियां अजीब रंग की होती हैं ना, पता ही नहीं चलता कि वो लड़की है या लड़का। और मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हें मेरी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि हम दोनों वहाँ अच्छे से काम आएंगे एक दूसरे के। हमारी कैमिलियस थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही होती है कि ये अजीब सी बातें क्यों कर रहा है, क्या इसे मेरे बारे में कुछ पता है क्या। और ये अजीब सी स्माइल, हाँ कुछ है क्या जो इसे पता है, या इसे ये पता है कि मैं लड़की हूँ। मगर फिर भी इस तरीके से सीन यहीं पे कट होता है और हम देखते हैं कि पीपी बेचारी तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैमिलियस उसे छोड़ के चला जाएगा और वो रोते हुए उसे गले लगा कर कहती है क्या सच में आप मुझे बिना लिए चले जाएंगे, आपका दिल लग जाएगा मेरे बिना। और कैमिलिया कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बिना मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, पिताजी मुझे कहीं पे छोड़ने वाले हैं अकेले क्या, तो इसलिए तुम तैयारी रखो साथ में चलेंगे। और हमारी पीपी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये मैं तो कैपिटल में जाऊंगी कैमिलियस के साथ। और तभी हमारे कैमिलियस कहते हैं कि पीपी तुम चाहती थी ना कि मैं लड़कियों की ड्रेस पहनूं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस चीज़ को लेके, चलो मैं जाते जाते तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। और फिर पीपी एकदम से हैरान हो जाती है, क्या सच में आप ऐसा करेंगे, वाओ कितना मज़ा आएगा। हे भगवान आप पे कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी, कौन सा कलर चूज करूं, मतलब रेड वाइट ब्लू, अरे कौन सा सच में मेरे तो दिमाग में ही नहीं आ रहा। और उसको इतना एक्साइटेड देखकर हमारे कैमिलियस बेचारे चुप होते हैं कि वो उसे क्या कहे। मगर पीपी की खुशी का तो कहीं कोई ठिकाना ही नहीं होता और दोनों बड़े मजे से वहां पार्क से निकल जाते हैं। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि हमारे हीरो पहुंच चुके हैं कैपिटल के अंदर। यहाँ पर वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं और वो कैपिटल को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। उसे तो यकीन नहीं आ रहा होता अपनी आंखों से कि कोई इतना बड़ा शहर भी हो सकता है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी दुकानें हैं। और फिर उसके पापा कहते हैं क्या तुमने कभी पहले शहर नहीं देखा क्या तुम यहाँ पर कभी नहीं घूमे। तो फिर हमारी कैमिलियस कहती है कि नहीं, माँ कहती थी कि बाहर मत घूमो, बहुत डेंजरस है। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि अच्छा लॉर ऐसा कहती थी क्या, हाँ वैसे बच्चों के लिए तो ये खतरनाक एरिया ही है ना, मगर फिर भी अब तुम यहीं पे रहने वाले हो इसलिए इसकी आदत डाल लो। और फिर हम देखते हैं कि वो पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी कि वो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं हमारे कैमिलियस की ड्रेस सिलवाने के लिए। और फिर दोनों अंदर जाने लगते हैं, मगर जब वो अंदर जाने लगते हैं तभी उन्हें एक आवाज रोक लेती है जो कि कहती है जरा रुकिए। और इधर हमारे कैमिलियस के पापा और कैमिलियस देखने लगते हैं कि ये कौन है, तो ये कोई और नहीं महाराज के बेटे होते हैं प्रिंस। और इन्हें देखकर दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। हमारे प्रिंस बहुत देर के बाद मिले होते हैं ना अपने कैमिलियस से। और फिर वो कहते हैं मिस्टर बेल कैसे हैं आप, अरे वाओ छोटे बेल भी है यहाँ पर, वाओ कैमिलियस पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। हमारे कैमिलियस और उसके पापा सर झुका के उन्हें हाय कहते हैं। और इधर हमारे प्रिंस तो काफी नॉटी होते हैं, वो तो कैमिलियस को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार तुझे नहीं पता मैं कितना खुश हो रहा हूँ तुझे यहाँ पे देख के, पता है कब से इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, अगर आप बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हैं, इसे मैं अंदर ले जाता हूँ इसकी ड्रेस सिलवाने के लिए, अब इसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। और हमारा बेचारा कैमिलियस तो
वो हैरान हो रहा होता है कि मैं अब क्या करूं, और कहता है कि हाँ सही कह रहे हैं प्रिंस, पापा आप चले जाइए। और फिर उसके पापा कहते हैं तुम ठीक तो हो ना? तो हमारा कैमिलियस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, और बेचारा यही सोचता है कि ये कब तक बर्दाश्त करना होगा अब मुझे। और फिर इस तरीके से दोनों बातें करते हुए अंदर आने लगते हैं, और अंदर आते वक्त प्रिंस फिर उससे कहता है अरे यार मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब तुमने क्लाउड के हाथ को शूट कर दिया था। वाह यार सच में अभी भी तुम्हारा शूट ऐसा ही है कि अब तुमने कुछ सीख लिया है? अरे बाबा तुम तो सच में अभी भी वैसे के वैसे ही हो। और उसकी सारी बातें सुन के हमारी कैविलियस को तो डर लगे जा रहा होता है कि ये कितना बोल रहा है, बाबा मैं इसको क्या बोलूं क्या कहूं। और फिर उसे याद आती है वो बात जो उसकी माँ कहती है कि तुम इन दोनों के करीब होकर क्या सोच रहे हो कि तुम इन दोनों से रिश्ता बना लोगे? तुम्हें तुम्हारी औकात याद रखनी चाहिए और अपने भाई के दोस्तों से दूर रहना। और इधर हमारे प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें पता है पूरे की पूरी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम एक सेलिब्रिटी बने हुए हो। और हमारी कैमिलियस कहती है कि सेलिब्रिटी वो क्यों, पर मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कहते अरे यार मिस्टर बेल का बेटा जिसको अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है वो पहली बार एकेडमी में आ रहा है, सारे के सारे लोग एक्साइटेड है। और सच में तुम तो हो भी इतने प्यारे खूबसूरत से कि तुम पे तो सारे फिदा हो जाएंगे, लड़की तो छोड़ो लड़के भी। और फिर उसे घूरने लगता है। इतनी सारी बातों के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। और फिर दोनों जब एंटर करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां का माहौल काफी खुशनुमा है, क्योंकि वहां पर टेलर का काफी सामान पड़ा होता है और बहुत सारी ड्रेसेस होती हैं। मगर टेलर को कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है कि कोई बिना बताए ही ऐसे अंदर आ गया है, और वो बिना पलटे देखे हुए कहता है कि पता नहीं चल रहा, मैं किसी का मेजरमेंट ले रहा हूँ। और वो एक बहुत ही हट्टे कट्टे आदमी का मेजरमेंट ले रहा होता है। और फिर जब वो पीछे पलट कर देखता है और इधर हमारे योर हाइनेस कहते हैं हेलो फ्रैंक कैसे हो तुम? और फिर दज्जी कहता है अरे प्रिंस आप कैसे हैं, आप यहाँ पर कैसे आए अचानक से? तो वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और इधर हम देखते हैं कि वो शख्स जो हट्टा कट्टा था वो अपने बटन लगा रहा होता है और कहता है कि सच में कैमिलियस तुम बदले नहीं हो, तुम अब भी वैसे के वैसे हो जैसे तुम पहले थे। और फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे क्लाउड है, जो कि अब पहले से बड़े हो चुके हैं, और जिसे देखकर कहीं ना कहीं हमारे कैमिलियस को अजीब सा फील हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि टेलर हमारे कैमिलियस का मेजरमेंट लेना शुरू कर देता है, मगर वो मेजरमेंट अच्छे से ले नहीं पाता। और हमारे कैमिलियस तो यही सोच रहा होता है कि इसने तो अपना मेजरमेंट दे दिया ना, तो अब ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, ये यहाँ पे क्यों बैठा है, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। मगर हाँ, और तभी हमारे जो टेलर होते हैं वो हमारे कैमिलियस से कहते हैं कि क्या आप अपने कपड़े उतार सकते हैं, मैं ज़रा अच्छे से मेजर। कैमिलियस से कहता है कि क्या आप अपनी ड्रेस उतार सकते हैं ताकि मैं अच्छे से माप ले सकूं। और कैमिलियस कहता है कि क्या आप ऐसे ही मेरा माप नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर टेलर कहता है कि आप यहाँ पर जाने वाले हैं, वहाँ पर माने जाने लोग एकेडमी में पढ़ते हैं और वहाँ पर सब ऐसे टिप टॉप होंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे डिज़ाइनर की यहाँ से ड्रेस बनी जाए तो वो अच्छी हो। और तभी हमारा कैमिलियस हैरान होकर उन दोनों को देखने लगता है और फिर सोचने लगता है कुछ, और फिर अपने टेलर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या यहाँ पर कोई स्क्रीन है कि जो मुझे प्रोवाइड करवा सके ताकि मैं उसके पीछे जाकर चेंज कर सकूं। और ये बात सुन के पहले टेलर थोड़ा अटपटा सा महसूस करता है, मगर फिर वो कहता है जी मैं अभी मंगवा देता हूँ। और उसी वक्त एक स्क्रीन को मंगवा लिया जाता है ताकि हमारी कैमिलियस बिल्कुल आराम से अपनी ड्रेस को उतार सके। और ये चीजें देखकर हमारे क्लाउड को ज्यादा खुश नहीं होते, उन्हें अजीब सा लग रहा होता है कि ये भी लड़का ही है ना, तो फिर इस तरीके से ये नखरे क्यों कर रहा है। मगर फिर भी बेचारा चुपचाप बैठा उसे घूर के देख रहा होता है। और तभी जब टेलर अंदर आते हैं तो उनकी हैरानी की हद नहीं रहती जब हमारी हीरोइन अपनी शर्ट उतारती है, क्योंकि फिर उन्हें पता चल जाता है उस सच का जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया था। और वो ये जानकर एकदम से शॉक में हो जाते हैं कि क्या ये एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। और वो बेचारे उसे घूरने लगते हैं और कुछ नहीं कहते। और तभी हमारी कैमिलिया कहती है कि अब ठीक है क्या, अभी आप मेरा माप ले सकते हैं। और फिर वो कहते हैं जी
हाँ ठीक है। और बेचारे बड़ी हैरानी के साथ हमारी कैमिलियस का नाप लेना शुरू कर देते हैं ताकि उसके लिए एक अच्छी ड्रेस बना सकें। और फिर बाद में वो अपने ही यहाँ कबर्ड से एक बहुत ही प्यारी सी शर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि जो आपने पहनी है उससे ज़्यादा आपको ये सूट करेगी, आपको ये ट्राई करना चाहिए। और उसे देखकर कहीं ना कहीं हमारी कैमिलियस हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में, और फिर सोचने लगती है कि शायद अगर ये कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। और बेचारी उसे पहन लेती है और जब वो पहन के बाहर आती है तो वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है, मगर वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है दोनों के सामने, और दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं। और तभी हमारे योर हाइनेस कहते हैं कि सच में फ्रैंक, आखिरकार तुम लौट ही आए। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि तुमने किसी की ड्रेस के इतना टाइम लगाया हो, आज तो हद ही हो गई थी, मगर तुम अच्छे लग रहे हो कैमिलियस। और चलो अब चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे किस्से सुनने बाकी हैं अभी तुमसे। और हम लोग अभी हमारे घर में ही जाएंगे, वहां पे जाके दावत भी करेंगे और मजे करेंगे, क्यों, ठीक है ना। और बेचारा हमारा कैमिलियस छोटा सा मुंह बना के कहता है हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। और बेचारा यही सोच रहा होता है मुझे यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग सीधा हमारे महल की ओर निकल पड़ते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैमिलियस हमारे क्लाउड के साथ बैठा होता है और वो वहाँ पर बैठ के यही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, आखिर ये स्टोरी यहाँ पर कैसे बदल गई। और इधर योर हाइनेस गुस्से से देख रहे होते हैं कि तुम्हें क्लाउड क्या मजा किड़किड़ा करने में मजा आता है क्या, वो मेरे साथ भी तो बैठ सकता था ना। और तभी मिस्टर क्लाउड कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा घोड़सवार मैं हूँ, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात सुन के योर हाइनेस को और गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अगली बार जब भी ये कंपटीशन आएगा ना घोड़सवारी का, तो उसमें इस बार मैं ही जीतूंगा और फिर देखना कि कौन सी घोड़सवारी सबसे अच्छी करता है। और क्लाउड कहते हैं कि हाँ ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, मैं परवाह नहीं करता। और फिर वो थोड़ा सा नजदीक आते हैं हमारे कैमिलियस के और उससे कहते हैं कि क्या तुम थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठ सकते हो, वरना लोगों को यही लगेगा कि शायद मैं तुम्हें किडनैप करके लेके जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराओ। और उसकी ये हरकत से हमारी कैमिलियस के तो गाल लाल हो जाते हैं और बेचारी चुप हो जाती है एकदम से। और इसके साथ ही हम इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग एक्साइटेड हैं अगले जो भी आपके आने वाले हैं फेवरेट मैन हुआ वो देखने के लिए। तो नेक्स्ट आने वाला है द ट्रेस ऑफ द मून, इसलिए इंतजार आपका खत्म हुआ, बहुत जल्द मैं द ट्रेस ऑफ द मून लेकर आ रही हूँ। बाय बाय गाइज, कीप सपोर्टिंग मी।